आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं द सुमित शो। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द 3 फार्म लॉस। क्यों ये बिल किसान विरोधी कहे जा रहे हैं, इनमें ऐसा क्या गलत है जो किसानों को गलत लग रहा है, उन सबको जानेंगे, सबको पढ़ेंगे और अल्टीमेटली आप खुद तय कर सकते हैं ये बिल किसान विरोधी हैं या नहीं। कहानी शुरू होती है 5 जून 2020, जब फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स नाम का ऑर्डिनेंस लाया जाता है। 14 सितंबर को ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है और 17 सितंबर को ये लोकसभा से पास हो जाता है। देन राज्यसभा में खूब वायलेंस होता है, डिसिप्लिन तोड़ा जाता है, लेकिन जैसे तैसे राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाता है। देन 27 सितंबर को इसको आखिरी मंजूरी प्रेसिडेंट से मिल जाती है और ये तीनों बिल 3 लॉ बन जाते हैं। उन्हीं तीनों बिल को माफ़ कीजिएगा, लॉ को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्ट में हम एपीएमसी के बारे में पढ़ेंगे। एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अब किसान अपने पास की मंडी में अपना सामान बेचने के लिए बाध्य नहीं होगा। वह चाहे तो दूर दूर की मंडियों में भी अपना क्रॉप बेच सकता है। एक एग्जाम्पल की तरह समझते हैं। मान लीजिए कोई बिहार का किसान है, वह अपना 20 रुपये किलो प्रति गेहूँ बेचता है, लेकिन वही रेट कर्नाटक में 25 रुपये किलो है। तो वह किसान अपना गेहूँ कर्नाटक में क्यों ना बेचे। जैसे आप अपनी कार OLX पे बेचते हैं घर बैठे बैठे अब दूर दूर के इलाकों में, उसी तरह इसको सफल बनाने के लिए सरकार ऑनलाइन ट्रेडिंग की शुरुआत करेगी। जस्ट लाइक फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, जिस तरह से आप वहाँ से शॉपिंग करते हैं, वैसे ही ऑनलाइन ट्रेडिंग से बड़े बड़े डीलर्स और कंपनीज किसान से उनका अनाज खरीद लेंगी, जिससे उनका ट्रेड एरिया एक्सपेंड होगा। लेकिन किसानों का ट्रेड एरिया एक्सपेंड होने से उनको लग रहा है कि उनकी पास की मंडी, उनकी पास की एपीएमसी उनसे छीनी जा रही है। लेकिन सरकार ने ये इंश्योर कर दिया है कि उनकी पास की मंडी उनसे नहीं छीनी जाएगी, पास की एपीएमसी बंद नहीं की जा रही। सेकेंड एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी या डीलर ने किसान को 100 किलो गेहूं उगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसका मूल्य 10,000 रुपये तय किया गया। अब किसान ने अपनी पूरी मेहनत करी, उसकी बुआई करी, अब कटाई करी, लेकिन उस समय मार्केट में उसका प्राइस 10,000 से बढ़कर 11,000 हो गया। लेकिन किसान को अब 10,000 में अपनी फसल बेचने को बाध्य किया जाएगा, क्योंकि उसने पहले ही डीलर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो इसका विरोध किसानों ने किया और सरकार ने इसका रिफॉर्म कर दिया है, इस बिल में रिफॉर्म कर दिया है। कहा है कि दोनों पक्ष आपस में बैठकर बातचीत करें और इसका हल निकालें, जैसे कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसा कुछ ला सकते हैं कि इतना तो डीलर किसान को देगा ही, और उसके बाद जो मार्केट की स्थिति होगी, जो मार्केट की पोजीशन होगी, अप डाउन राइज मतलब अप राइज जो भी होगा, वो उसके हिसाब से उसकी पेमेंट हो जाएगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से भारत का क्रॉप पैटर्न भी बदलेगा। ये कैसे बदलेगा अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा जब हम एमएसपी की बात करेंगे। को पहले एमएसपी समझ लेते हैं। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सरकार ने कुछ क्रॉप्स पे लगाया है, 23 क्रॉप्स पे लगाया है, जिसमें वीट और राइस मुख्य हैं। मतलब अगर कोई किसान अपनी फसल बेचने आता है तो उसको एक मिनिमम प्राइस उसको एक सेट कर रखा है कि उसके नीचे उसे नहीं दिया जाएगा। जैसे जहाँ तक मुझे याद है, वीट का 1865 रुपये प्रति क्विंटल है। अब बाकी का आप देख लीजिएगा। इसमें किसानों का आर्गुमेंट ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की वजह से उनकी एमएसपी उनसे छीनी जा रही है। लॉ का विरोध मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा किया जा रहा है। ऐसा क्यों है, इसको भी समझते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान मुख्य रूप से चावल और गेहूं उगाते हैं, जो एमएसपी पे बिकती है। लेकिन किसानों को खतरा है कि एमएसपी उनसे छीनी जा रही है, इसीलिए ये लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग भारत का 50% वीट और राइस उगाते हैं और 80% एमएसपी पे बेचते हैं। इन किसानों की इकोनॉमी एमएसपी पे ही टिकी हुई है और उनको खतरा है, इसीलिए वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। थर्ड लॉ को समझते हैं। थर्ड लॉ में ज़्यादा बवाल नहीं है, इसमें एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, इसमें भंडारण किया जा सकता है एक्सेप्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस लाइक वॉर और नेचुरल कैलेमिटी। अब हमने तीनों लॉ पढ़ लिए हैं,
मैं ये नहीं कहूँगा ये किसान विद्रोह गलत है या सही है। ये बिल, ये माफ़ कीजिएगा, ये लॉ किसान विरोधी हैं या नहीं, ये आप डिसाइड करिए। और कुछ लोग का मत है कि ये जो लॉ हैं ये असंवैधानिक हैं। असंवैधानिक मतलब जो संविधान के हित में ना बना हो। ये असंवैधानिक नहीं है, ये इसकी पुष्टि हो चुकी है और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना समय व्यर्थ करेगा। और एक और प्रश्न काफ़ी चर्चा में है कि एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पे लॉ कैसे बना दिया। इसको समझते हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में ही आता है, लेकिन उसकी एंट्री नंबर 26 और 27 में विद सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 33 ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट लिखा है। और कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही बना सकती हैं, लेकिन दोनों के बीच डिस्प्यूट में सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ ही मान्य होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके अंदर रहते हुए ही एग्रीकल्चर के जो तीनों लॉ हैं वो बनाए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।